नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राइस एकेडमी में। आज है 25 अप्रैल 2022 और डेली करंट अफेयर्स में हम लोग मेन सोर्स जो कंसिडर करेंगे आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को। आगे बढ़ने से पहले डाउनलोडिंग लिंक जो है इस पीडीएफ का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप डाउनलोड जरूर से कर लेना। एंड इफ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन भद्राइस एकेडमी देन एनी टाइम दीज नंबर्स आर ओपन फॉर यू। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.bhadraisacademy.in। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला असम ट्रिब्यून का यह न्यूज़ है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। बेसिकली एक आर्टिकल के विद इन द आर्टिकल ये एक्सपेरिमेंट था। वैसे तो ऊपर ऊपर से देखोगे आर्टिकल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में ही बात बोला गया है, राइट। देखो अगेन, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होता है इतना बार डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, तो ये चीज़ अभी स्किप मार रहा हूँ मैं, ठीक है। बट ये जो मेन चीज़ है ना, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कीवर्ड यह है क्या? देखो, यह एक मेथोडोलॉजी है जो क्या कोई भी रीजन के गवर्नमेंट या फिर एग्रीकल्चर बॉडीज के द्वारा डिप्लॉय किया जाता है। अब इस मेथोडोलॉजी के थ्रू एस्टिमेट किया जाता है, और वो भी एक्यूरेटली। मतलब ये मेथोडोलॉजी से जो है ना, सबसे ज़्यादा आप एक्यूरेटली अभी तक एस्टिमेट कर सकते हो दैट कोई भी प्रॉपर कल्टीवेशन साइकिल में कोई पर्टिकुलर क्रॉप का यील्ड अगर होगा तो कितना होगा, राइट। अगर आपको पता चल गया ना, तो आप उसके ऊपर एमएसपी, उसके ऊपर कोई भी अदर टाइप ऑफ पॉलिसीज जो है इंप्लीमेंट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दैट अरे भाई इस क्रॉप साइकिल में यह अगर मैं से फॉर एग्जांपल 2 हेक्टेयर लैंड में अगर मैं उगा रहा हूं तो मुझे ये 2 हेक्टेयर लैंड में कितना प्रोडक्शन देगा, ठीक है। 1 क्विंटल देगा, 2 क्विंटल देगा या 5 क्विंटल देगा, है ना। तो 5 क्विंटल देगा तो उसके आधार पर आप एमएसपी घोषित कर सकते हो, ठीक है। क्यों क्या होता है ना, बहुत कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनका प्रोडक्शन जो है पर हेक्टेयर यूनिट ऑफ लैंड में थोड़ा कम होता है। कुछ कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनका बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो जिनका कम होता है तो ऑफकोर्स यार ऑब्वियस सा बात है ना, उस पर एमएसपी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द क्रॉप्स जिसका प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली कम है। समझ गए मेरे बात को, है ना। तो ये जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है ना, यही मेथोडोलॉजी है जिसके आधार पर बेसिकली एस्टिमेट एक्यूरेटली किया जाता है दैट कितना यील्ड होगा कोई भी क्रॉप का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर कल्टीवेबल साइकिल। क्लियर है? देखो मैं भीतर में लेकिन नहीं गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं आशा करता हूं दैट ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। एनीवेज, आप GS3 इश्यूज रिलेटेड टू फार्मर से इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। एंड या आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कम्युनिटी फेस्टिवल्स ऑफ अरुणाचल। ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट वाले पेज अगर देख लीजिएगा असम ट्रिब्यून का, उसमें लिखा हुआ था। तो ऑब्वियसली किसके आपका प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट बन ही जा रहा है ना कल्चर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि डायरेक्टली वो सब आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट ना। अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक्चुअली वहाँ के लोगों को ग्रीट किया था दैट गुमकुम गुम्फा फेस्टिवल और मोह मोल फेस्टिवल, देखो ध्यान देना, गुमकुम गुम्फा फेस्टिवल और मोह मोल। अब देखो ये गुमकुम गुम्फा फेस्टिवल जो है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है वहां के पुरोइक कम्युनिटी के द्वारा। याद रहेगा, PUROIK, पुरोइक कम्युनिटी अरुणाचल का, ठीक है ना। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ज़्यादातर देखिए जितने भी ट्राइबल्स सेलिब्रेशंस होते हैं, क्योंकि they are the son of soils, they are considered to be the son of soils, they are indigenous people, that's why they basically celebrate those kind of festivals जो क्या son of soil identity को उसको रिवील करे, right। like for example कैसे जैसे भगवान या फिर उनके कल्चर में अलग सा गॉड होता है, उनको कुछ प्रेजेंट करना, राइट, जिससे क्या वो इनडायरेक्टली आपको गुड हार्वेस्ट प्रेजेंट करे, समझ लो। तो इस टाइप से कुछ कुछ चीज़ें होती है। तो एनीवेज उसके भीतर में मैं नहीं जाता हूँ, बट मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, पुरोइक कम्युनिटी के द्वारा ये गुमकुम गुम्फा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। वैसे ही मोहमोल फेस्टिवल जो है ना, मोहमोल फेस्टिवल वो सेलिब्रेट किया जाता है टांगसा, TANGSA, टांगसा कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपने नोट कॉपी में अगर लिख भी लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सोचिए ना, कुछ 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 कोड बना के याद कीजिए, जैसे गुमकुम गुम्फा, इसको ऐसे समझिए दैट पुरोहित लोग सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो पुरोहित, पुरोइक है ना, पुरोइक, समझ लो। वैसे ही मोह मोल फेस जो है सांग, ये कैसे भी निमोनिक बनाओ भाई, आपके पास अगर कोई अलग सा निमोनिक है ना, वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलो एक गेम देखो, हमारे क्लास को जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप लोग इंटरेक्ट कैसे करते हो? सिर्फ लिखते हो दैट हाँ पहला MCQ का आंसर क्या है, A B या C या D है, दूसरा MCQ का क्या है, तीसरा, वैसे इंटरेक्शन। बट अभी ना इस इंटरेक्शन को थोड़ा आगे वाले लेवल में ले जाते हैं हम लोग, ठीक है।
लेट्स सेलिब्रेट, है ना, लेट्स मेक श्योर दैट आपके पास अगर कुछ इस टाइप का निमोनिक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मैं ही नहीं आपके दूसरे दोस्त भी याद कर सके, है ना, और ये काइंड ऑफ क्रिएटिविटी भी आपके दिमाग में आएगा यार, है ना। एनीवेज, नेक्स्ट दोस्तों, बिस्वाई बटरफ्लाई ऑर्किड नाम का एक ऑर्किड है जो कि रिसेंटली मणिपुर में पाया गया है, राइट। देखो ये पहली बार, पिछले बार भी हम लोगों ने कुछ एक हफ्ते पहले एक देखा था हम लोगों ने ऑर्किड स्पेशीज, राइट, मिला था। अब फिर से एक नया ऑर्किड स्पेशीज है जिसका नाम है बिस्वासी बटरफ्लाई ऑर्किड। देखो ये है बिस्वासी बटरफ्लाई ऑर्किड, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है पैपिलियोनांथे बिस्वासियाना, ठीक है, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, बट हाँ, अभी तक ये ऑर्किड, सवाल होता है दैट इंडिया में नहीं मिलता था तो कहाँ पर मिलता था भाई। देखो अभी तक जो है ना ये मिलता था बर्मा में, थाईलैंड और चाइना में, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यह इंडिया में भी स्पॉट किया गया है, ठीक है। और कहाँ पे मिला है, मणिपुर में, ठीक है, याद रखना, ये लोकेशन याद रखना सिर्फ आप, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, अगेन असम ट्रिब्यून GS3 एग्रीकल्चर से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं जिससे बोला गया असम प्रोजेक्ट ऑन एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड एक आर्टिकल में चर्चा किया गया था। तो मैंने सोचा था दैट चलो भाई इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिस्कस कर ले, यू नेवर नो अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले तो ना। अगर आपको पता भी नहीं है ना, बाई चांस सोचो, 2 मिनट के लिए सोच लो, आपको ये पता ही नहीं है ना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठ पुट के आ गया है, तो क्या करोगे आप ना, इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना, असम प्रोजेक्ट ऑन एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर के रिलेटेड बिजनेस कौन कौन करेगी, क्या सरकार करेगी, नो डाउट सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो होती है, बट एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस लग रहा है ये, है ना, और जिससे क्या रूरल रीजन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सके आसाम का, ठीक है। चलो ये तो खैर जर्नलिस्टिक है, बट एग्रीकल्चर बिजनेस की जब भी बात की जाए, कोशिश करना दैट आप थोड़ा दिमाग को दौड़ाने की कोशिश करना, दैट नए नए एग्री बिजनेस में जो इंटरप्रेन्योर्स है, जो इंटरप्राइजेज हैं, उनको निमंत्रण शायद किया जाएगा, जिससे आसाम के डिफरेंट रूरल रीजन्स में जो एग्रीकल्चर है उसको और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो जी हाँ, अगर आपने ऐसा सोच लिया तो जी हाँ, वही चीज़ हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला है, दैट आसाम प्रोजेक्ट ऑन एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ये बेसिकली एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, स्पेशल इनिशिएटिव है भाई आसाम गवर्नमेंट, है ना, जिसका फोकस क्या रहेगा, वैल्यू एडिशन, किसमें, जो भी कमोडिटीज़ को उगाई जाती है ना, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को, तो उनका जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो या फिर प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन किया जा सके। पोस्ट हार्वेस्ट सेगमेंट में मेक श्योर किया जाना चाहिए दैट जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है उनको वैल्यू चेन में उनकी एक तो इंपॉर्टेंस भी बढ़े, और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी बढ़े, और साथ ही साथ आपका जाकर उनका शेल लाइफ जो है वो भी बढ़ सके, राइट। यही नहीं, ये फैसिलिटेट करता है एग्री बिजनेस इन्वेस्टमेंट को थ्रू इंक्लूसिव बिजनेस मॉडल दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू स्मॉल फार्मर्स। मतलब काइंड ऑफ, देखो एक्सट्रीमली ये जो आपके बारे में जो डिस्कस किया जा रहा है ना, ये स्केलेटन हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं। स्केलेटन क्या होता है, जब कभी भी कानून बनता है तो ऊपर ऊपर से जो चीज़ें बना दी जाती है उसको कहते हैं स्केलेटन ऑफ एनी लॉ, राइट। बट कुछ कुछ लॉज के भीतर में भी बहुत कुछ इंटर वाले लॉज होते हैं, राइट। उतना भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में महारत हासिल, PhD हासिल नहीं करने वाले हो ना, है ना। तो बट ऊपर ऊपर से हमें ज़रूर से याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में भी आएगा ना, ऊपर ऊपर से ही पूछेगा, ठीक है। इट स्टिमुलेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्मॉल एंड मीडियम एग्रीकल्चर बिजनेस इंटरप्राइजेस, वही तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया। इसके कुछ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है इस प्रोजेक्ट के, वो क्या है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच असम के में लाना है, जिससे असम को एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिले, जिससे हमारे जो असम के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो सिर्फ डोमेस्टिक ही डिमांड ना हो, सिर्फ असम में ही ना हो, बल्कि डिफरेंट अदर रीजन, बिहार, दिल्ली, सब जगह से असम का प्रोडक्ट का डिमांड हो। इनफैक्ट हमारे असम की चाय पत्ती देख लीजिए, बहुत पूरा दुनिया इसको डिमांड करती है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती ही नहीं, हम लोग सिर्फ अदर सेक्टर्स में भी हम लोग महारत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल रहा है, राइट। इट इज़ इंप्रूविंग पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी इन डिलीवरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफर एंड रिलेटेड सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ जो क्या विच आर अगेन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट इज असम प्रोजेक्ट ऑन एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज सोनबील लेक के बारे में न्यूज़ था, अगेन असम ट्रिब्यून से ये न्यूज़ लिया गया है, ठीक है। सोनबील लेक है कहाँ, यह देखिए, यह है हमारा असम, ठीक है। ओवरऑल ध्यान से दीजिएगा, ठीक है ना।
इस ये रीजन है बैरक वैली, है ना। इस बैरक वैली में ये वाले पॉइंट में है सोनबील लेक। यह सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड है एशिया का, जी हाँ। और इस असम में सबसे बड़ा वेटलैंड जो है यह सोनबील लेक ही है। अब प्रपोजल क्या दिया गया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, दैट सोनबील, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल दिया गया दैट प्लीज आप सोनबील लेक को जो है टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दीजिए, क्योंकि जब एक बार अगर सेंटर से रिकॉग्निशन आ गया ना, तब तो फिर यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट सा रीजन हो जाएगा यह बैरक वैली में, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ के डिप्यूटी कमिश्नर जो है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने 60 करोड़ रुपए जो है अलॉट किया है, जिससे इस सोनबील रीजन को जो है ओवरऑल एज अ टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस प्रमोट किया जाना चाहिए पूरा इंडिया में। अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा तब लोग टूरिज्म के लिए आएंगे क्यों, है ना। तो प्रमोट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में न्यूज़ था ना। दोस्तों आप ना 2 मिनट के लिए देखिए मत इस स्क्रीन को, ठीक है। अब मैं जो दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिए सिर्फ आप। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, इन रीजन्स में हमें देखने को मिलता है ना। चलो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, मैंने बोला इस रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना। मतलब इस रीजन के वेस्टर्न पार्ट से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस आएगी क्या, नहीं, है ना। तो जी हाँ, एब्सोल्युटली, ये वेस्टर्न पार्ट से जो है ना, इस रीजन में कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण इस रीजन में बिन बादल बरसात तो नहीं, मतलब बिन मानसून सीजन का बरसात हो जाता है। क्योंकि यूजुअली अगर देख लीजिएगा इंडिया में ये कौन सा टाइप क्लाइमेट डोमिनेट करता है, मानसून क्लाइमेट डोमिनेट करता है ना जी। तो मानसून क्लाइमेट में किस समय के बीच में बारिश होना चाहिए बताइए, एक जून से अक्टूबर के बीच में यूजुअली, है ना। बट यहाँ पर दिसंबर जनवरी को भी बारिश हमें देखने को मिलता है। वो किस लिए होता है, वो मानसून के लिए नहीं होता है दिसंबर जनवरी को, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। वो किस लिए होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए, ठीक है। अब इसीलिए यह न्यूज़ में भी था, जिसको आप एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 ज्योग्राफी से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। इस पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं भैया, मेंस में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो एनीवेज, IMD क्या बोलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये एक स्टॉर्म है, ऐसा IMD का बोलना है, मेरा नहीं बोलना है ना। और IMD का जो बोलती है वो अगेन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, ठीक है। तो IMD बोल रही है दैट ये एक स्टॉर्म है जो कि ऑरिजिनेट होती है कहाँ, मेडिटेरेनियन रीजन में, कैस्पियन सी रीजन में, इन रीजन्स में, कैस्पियन, मेडिटेरेनियन, इन रीजन्स में ये बेसिकली शुरुआत होती है और यह इम्पैक्ट करती है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को। नॉर्थ वेस्टर्न बोले तो मेनली आपका जाके राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, ओवरऑल हरियाणा, है ना, हिमाचल, इन रीजन्स में बेसिकली इसका डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, जो क्या नॉन मॉनसूनल रेनफॉल ले आती है टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। अच्छा, इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी बोला जाता है ना। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों बोला जाता है भाई, चलो उसके लिए मैं ना आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, है ना, आप इसको अच्छे से समझना। आप मेरे को यह बताओ, आपने नॉर्मल बेसिक ज्योग्राफी तो पढ़ाई होगा, यह है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके बीच वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ट्रॉपिकल रीजन ना बोलते हैं जी, है ना। उसके ऊपर टेम्परेट रीजन स्टार्ट होता है ना। अब टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बीच वाला जो रीजन होता है ना, वो हम लोग या तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलते हैं या तो मिड टेम्परेट, ये सब भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो एब्सोल्युटली डिपेंड्स, है ना। वैसे ही इन रीजन्स, ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन ओवरऑल, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ आपका ट्रॉपिकल, कुछ पार्ट ऑफ टेम्परेट है, इन रीजन्स को हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। तो अब ये स्टॉर्म जो है ये भी इंपैक्ट मेनली इंडिया के एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में ही करती है। आप देखना 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके ऊपर ही हमें ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सर इसके तो हम लोग बारिश हम लोग बिहार में भी देखने को मिलता है, उसके बाद आपका जाकर वेस्ट बंगाल तक भी बारिश कभी कभी पहुंच जाता है ना जी। हाँ, कभी कभी पहुंच जाता है ना, बट सब समय तो नहीं होता है ना जी। हाँ, जनरली जहाँ पर हम लोग चीज़ इंसिडेंस देखते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइड स्टॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो डोमिनेंस है इंडिया के एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाले रीजन्स में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो क्या लाता है आपका जाकर
शावर्स मतलब बारिश, है ना। या तो कभी कभी तो स्नोफॉल, कभी कभी फॉग भी हमें देखने को मिलता है इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और वो क्यों होता है? क्योंकि इस रीजन में लो प्रेशर जनरेशन होता है, राइट। तो सॉरी, हाँ, तो क्या होता है ना दैट कभी भी अगर एरिया ऑफ लो प्रेशर, माफ करना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, माफ करना, ये मैंने उल्टा बोल दिया था, है ना, मैं खुद ही कंफ्यूज कर गया 2 मिनट के लिए। एनीवेज, तो हाई प्रेशर कभी भी हमें विंड का मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मोर ओवर ये जो इंसिडेंट होता है ना दोस्तों, यह जो है आपका, आपने पढ़ा है जेट स्ट्रीम के बारे में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, जेट स्ट्रीम के सहारे भी इन रेनफॉल्स जो है जेट स्ट्रीम के सहारे बेसिकली वाटर ट्रैवल करता है ना, थ्रू द साइनोसिटी इंडेक्स, एंड बेसिकली यहाँ पर हमें वाटर का रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स के लिए कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि रबी क्रॉप के समय जो है ना बारिश हो जाती है, कुछ कुछ क्रॉप्स को बारिश चाहिए होता है, राइट। और बारिश अगर होने से वहाँ पर प्रोडक्शंस भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको यहाँ पे बेसिकली बारिश भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर नॉट ऑलवेज द हार्बिंगर ऑफ गुड वेदर। सब समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के लिए गुड, अच्छी वेदर जो आनी है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट। कभी कभी क्या होता है ना दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के कारण जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हमें देखने को मिलता है, जैसे फ्लड्स, बहुत ज़्यादा बारिश अगर हो गया तो फ्लैश फ्लड्स, है ना, अचानक से एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत से ज़्यादा बारिश हो गया तो लैंडस्लाइड, डस्ट स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स, कोल्ड वेव, जिसके कारण लोग कभी कभी मर भी जाते हैं, राइट, क्योंकि पहाड़ियों वाले रीजन्स में ये सब ज़्यादातर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचता है, लाइवलीहुड भी बहुत हद तक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कभी कभी तो अच्छा भी होता है, मॉइस्चर भी लाता है रबी क्रॉप्स के लिए, बट कभी कभी इस टाइप के नुकसानदायक चीज़ें भी हमारे साथ कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है जिसको आप GS2 के परस्पेक्टिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट से आप इसको जोड़ सकते हैं। कुराइल आइलैंड का डिस्प्यूट के रिलेटेड यह बेसिकली न्यूज़ लाया गया है। नाउ क्यों ये न्यूज़ फिर से आ गया? क्योंकि रिसेंटली जापान ने 4 आइलैंड्स में अपना ओनरशिप क्लेम किया है, राइट, जिसमें अभी रशिया का बेसिकली कब्जा किया हुआ है, ठीक है। नाउ ये कहाँ पर क्लेम किया भाई? हवा हवा में क्या उनके मीडिया में क्लेम कर दिया क्या? नहीं नहीं, उनका एक ब्लू बुक होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमेटिक ब्लू बुक, है ना। अच्छा, अब सवाल होता है डिप्लोमेटिक ब्लू बुक किसका है? यहाँ पर जापान का है, याद रहेगा, है ना। अब जापान के डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में क्या होता है? बेसिकली ये जापान का जो है ना एनुअल रिपोर्ट होता है जापान के फॉरेन पॉलिसी को लेकर, है ना, जहाँ पे जापान अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को प्रॉपरली दुनिया के सामने रखने की कोशिश करती है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, मैं आपको दिखाऊंगा दैट किस पार्ट ऑफ रशिया, कौन सा पार्ट को रशिया के द्वारा कब्जा किया गया है और कौन सा पार्ट जापान प्रॉपरली क्लेम कर रही है। बट साथ ही साथ ये तो खैर रशिया के साथ ये क्लेम है आपका जाके कुराइल आइलैंड के साथ, बट जापान का जो है ना साउथ कोरिया के साथ भी एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। वो कौन है? डोगडो आइलैंड, ठीक है, याद रहेगा। जापान साउथ कोरिया के साथ डिस्प्यूटेड आइलैंड है जिसको कहते हैं डोगडो आइलैंड। एनीवेज, ये याद करने के लिए रखिए क्योंकि इस टाइप के फैक्ट्स आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, है ना। एनीवेज, देखते हैं। देखो 1885, ध्यान से देखना, 1875, 1950, 1945, ठीक है, ये 4 टाइम फ्रेम दिया गया है, 1 2 3 4, है ना। अब चारों टाइम फ्रेम में आप दिखाऊंगा मैं दैट किस किस टाइम फ्रेम में किस किस आइलैंड में जापान का कब्जा था और अभी कैसे कैसे समय के साथ साथ वो चेंज हो गया और वहाँ पर रशिया का कब्जा हो गया है, ठीक है। तो वो सब मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए जापान जो है ना दोस्तों 4 आइलैंड्स का समूह है ना। 4 आइलैंड्स को मिला के इसको बोला जाता है। एक तो आइलैंड है ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग होकाइडो आइलैंड, ठीक है। एक है यह वाला जिसको हम लोग कहते हैं होंशु आइलैंड, ये वाला पूरा, ठीक है, होंशु आइलैंड। ये हुआ क्यूशु आइलैंड, ये वाला, ठीक है। और ये वाला छोटा आइलैंड देख लो, बड़ा वाला, इसको कहते हैं शिकोकू, ठीक है। होकाइडो, होंशु, क्यूशु, शिकोकू, याद रहेगा, है ना। अब देखो 1885 में ट्रीटी ऑफ शिमोडा बेसिकली साइन किया गया था 1885 में, ठीक है, जिसमें सदर्न कुरिल आइलैंड, देखो ये जो है ना, ये जो आइलैंड का समूह है इसको कहते हैं कुरिल आइलैंड, ठीक है। इसमें ये 2 आइलैंड जो है ना सदर्न कुरिल आइलैंड, ये जापान के पास था और बाकी जो है वो रशिया के पास था। वो आप देख ही पा रहे हो कलर, ठीक है। ये देखो येलो कलर वाला किसके पास है? जापान के पास। और ये ब्लू वाला कलर जो है ये आपका जाकर ग्रे कलर, माफ करना, यह रशिया का पार्ट है, ठीक है, और ये इसके पास है। एनीवेज, नेक्स्ट इज 1875, देखिएगा 1875 में आप देख लीजिएगा ये पूरा जो है येलो कलर बन गया, ये पूरा,
है ना, मतलब ऑब्वियस सा बात है ये जापान के पास आ गया था, ठीक है। 1905 में आफ्टर रशिया का जो डिफीट हुआ ना, उसके बाद रशियो जापानीज वॉर हुआ था जिसमें जापान ने गेन किया था कंट्रोल्स ओवर द सदर्न सखलीन आइलैंड, है ना। मतलब ये देखो पहले जो था ना ये सकलीन आइलैंड भी डिस्प्यूटेड था, ये वाला हुआ सकलीन आइलैंड, ठीक है। अभी तो ये तो कुराल आइलैंड हुआ ना जी, बट इनको जो है जापान को जो है इन हाफ पोर्शन ऑफ सकलीन आइलैंड में भी कब्जा मिल गया था। फिर 1945 में हुआ, सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई कर लिया था इंटायर क्यूरिल आइलैंड एंड सदर्न सकलीन आइलैंड आफ्टर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन जापान ड्यूरिंग द डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें जापान के यूएसएसआर के पास फिर से यह पूरा रीजन आ गया था। समझ रहे हो बात, है ना। फिर अब 1951 में क्या हुआ ना, जापान ने रिनाउंस कर दिया था क्लेम्स टू कुराल आइलैंड। जापान ने बोला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके ऊपर एटम बम गिर गया था, है ना, तो वो लोग ऐसे ही डायलेमा में थे, नहीं भाई अब तो किसी से झगड़ा नहीं करना है, चलो भाई जो जो डिस्प्यूट है उसको भी मिटाओ, है ना। तो इन्होंने बोल दिया था नहीं नहीं हमारा कोई क्लेम नहीं है कुराल आइलैंड में, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन किया था बिटवीन जापान एंड द देन अलाइड पावर्स। फिर 1956 में सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ जिसमें डिप्लोमेटिक टाइज फिर से रिस्टोर हो गई थी बिटवीन द टू कंट्रीज। बट एनीवेज डिस्प्यूट जो चला ये मेनली चला था 1855 से 1875 से 1905 से 1945 तक। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल होता है दैट ठीक है जापान इन रीजन्स पे अपना क्लेम फिर से दावी कर रहा है, क्यों, क्या रीज़न है यार, कुछ क्या है क्या इनके पास। अब देखो ये रीजन जो लाई कर रही है ना दोस्तों, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ा है आपने, ठीक है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये लाई करती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज भी हैं और यहाँ पे जो है ना हॉट गीजर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और आपको तो पता है यार उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, वहाँ पे रिसोर्सेज भी होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो एक तो नेचुरल रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा रीज़न है, स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका खुद सोच लियो, ये अगर आइलैंड अगर जापान को मिल गया तो जापान अपना शिप्स, मिलिट्री शिप्स को यहाँ पे रख सकती है ना, जिसके कारण कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर ज़्यादा खतरा मंडरा सकता है। तो वो तो जापान के लिए तो फायदेमंद हुआ ना। मोर ओवर कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि कल्चरली भी जापानीज जो है इन आइलैंड से अपने आप को रिलेट करते हैं, ठीक है। याद रखोगे इतना चीज़ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज में। कल मैंने कुछ एमसीक्यूज पूछा था। पहला एमसीक्यू था रिगार्डिंग यूजीसी सिंप्लीफाइंग एकेडमिक कोलैबोरेशंस विद फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट में थोड़ा गलती था, यहाँ पे टॉप 100 NIRF रैंकिंग होगा, ठीक है। सो बेसिकली यह गलत था, ठीक है। To qualify for such academic collaboration, Indian college or institutions or university must figure in टॉप 1000 ऑफ, दूसरा वाला रैंकिंग था वो वर्ल्ड वाला रैंकिंग था QS वाला, ठीक है। बट NIRF रैंकिंग अगर देखिएगा तो उसमें टॉप 100 में आना चाहिए था, बट यहाँ पे सिर्फ टॉप 50 था, ठीक है। तो एनीवेज दिस वाज रॉन्ग, ठीक है, छोटा सा यही फैक्चुअल रॉन्ग ही था, बाकी दूसरा वाला तो बिल्कुल सही था, इसलिए बी वॉज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दूसरा वाला था GO111 रिसेंटली सीन इन न्यूज़, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगेन प्रोहिबिटिंग डेवलपमेंट वर्क्स अराउंड द लेक्स ऑफ तेलंगाना, ठीक है, तो एब्सोल्युटली। नेक्स्ट वॉज केप टाउन कन्वेंशन, जिसके माध्यम से स्टैंडर्डाइज करना है ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये भी कल प्रॉपर्ली करवा दिया था, तो ऑलमोस्ट सब ने सही आंसर दिया। BDB इसका सर करेक्ट था बेसिकली, देखिए BDB सब ने BDB। ट्रैवलिंग विद विनय, और विनय मालिगांव में कैसा क्लाइमेट है ये बताइए आप, है ना। एनीवेज सब ने तो सही आंसर ही दिया। चलो सर प्लीज़ अपलोड मंथली करंट अफेयर्स इन 1 वीडियो। ओके, सो यू गाइज एक्चुअली वांट इट। एनीवेज विल लुक ऑन टू इट एंड विल श्योरली कम अप विद अ सोल्यूशन, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, सो चलो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग असम प्रोजेक्ट ऑन एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रोजेक्ट एम्स टू स्टिमुलेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्मॉल एंड मीडियम एग्री बिजनेस एंटरप्राइज। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स एंड मार्केट्स। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग, दो दिया हुआ है आइलैंड्स और डिस्प्यूट्स किन किन देशों के बीच में। पहला है क्यूरल आइलैंड जापान और साउथ कोरिया के बीच में, दूसरा डोगडो आइलैंड नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में दैट कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both, neither 1 nor 2, ठीक है। तो आज ये 2 क्वेश्चन ही मैंने आपको दिए हैं।
आज का जो मेंस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों यह है, देर आर एक रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हमें वेरियस डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। आसाम का डिफरेंट स्टेट्स के साथ देख लीजिए, मेघालय ले लीजिए आप, मणिपुर ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए या फिर अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, ठीक है, सबके साथ डिस्प्यूट है ना। तो सवाल होता है दैट अभी के समय में जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूट और भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था दैट क्या हुआ मिजोरम और आसाम के बीच में, ठीक है। तो एक्सप्लेन वही चीज पूछ रहा है दैट क्या क्या रीजंस है भैया, रीजंस एक्सप्लेन करो दैट इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन। और दूसरा है आपको एफर्ट्स बताना है दैट सरकार के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, है ना। तो देखो अगेन पहले तो आपको बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा दैट ओवरऑल आसाम के ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा लिख लीजिए, उसका थोड़ा डायग्राम भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है, लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ दैट आप लोग एटलीस्ट यार ये तो नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम बना ही लोगे भाई, कोई भी बना लेगा यार। ये भी अगर नहीं बना पाए ना फिर तो क्या बोलूँ मैं, ठीक है। सो ऐसा बॉर्डरिंग भी आप कर देना आसाम का बॉर्डर, ठीक है, इस टाइप से आसाम का बॉर्डर कर देना। देखो देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, है ना, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम, देख रहे हो कितना जल्दी हो गया जल्दी से। एनीवेज, डिवीजन ऑफ असम एंड क्रिएशन ऑफ प्रेडोमिनेंटली ट्राइबल स्टेट्स ऑफ मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। देखो क्या होता है ना, पहले तो असम बड़ा था ना यार, है ना, उसके बाद असम ओवरऑल ये पूरा रीजन धीरे धीरे जो इंडिजिनस पीपल है उन्होंने अपने रीजन क्लेम कर लिए, जैसे मिजोरम ने अपना, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप जब एक रीजन से जब सब टूट के गया तो कुछ ना कुछ तो रेसिड्यू बचेगा ना जी। तो वो रेसिड्यू जो है ना वही बाउंड्री प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। जैसे सोचो ये वाला टूट गया, ठीक है, तो बीच बीच में छोटे मोटे रीजन्स ऐसे बच गए होंगे जो क्या उधर वाला लैंड को आसाम क्लेम करता होगा, इधर वाला लैंड को अरुणाचल क्लेम करता होगा, ठीक है। सो इसीलिए अब ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स अगर हो जाएंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होता है लॉन्गर रन में, दैट इंटरनल सिक्योरिटी से प्रॉब्लम हो जाता है ओवरऑल कंट्री का, क्योंकि इन डिस्प्यूट्स के बीच में दो स्टेट्स में लड़ाई होगा यार। अब देखो क्या है ना, अपना ऐसे ही दुश्मन है, दो बड़े बड़े दुश्मन है, पाकिस्तान है एक, अपना चाइना है, ठीक है। उनसे क्या लड़ेंगे, पर अपने तो लड़ाई को शांत कर दो भाई, बाद में ना उनसे लड़ेंगे, क्योंकि अपना ही अगर यहाँ पे लड़ाई होगा तब तो वो लोग फायदा उठाएगा ना उसका, ठीक है। तो यही चीज़ है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में, दैट इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए, जिससे ओवरऑल हर एक रीजन, जैसे अगर अरुणाचल और आसाम के बीच में डिस्प्यूट होगा तो ये दोनों स्टेट्स कैसे ग्रो कर पाएंगी, ठीक है। अगर डिस्प्यूट खत्म हो जा रहा है तो दोनों स्टेट्स आराम से दे कैन मूव ऑन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट, है ना। तो इसीलिए रिसेंटली द बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद द नेबरिंग स्टेट्स लाइक मिजोरम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश विद असम हैज फर्दर इंक्रीज। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। अच्छा, रीजंस डिस्कस करने से पहले आप वो भी रीजन लिख देना, जैसे आसाम मिजोरम के बीच में, आसाम मेघालय के बीच में ओवरऑल 12 डिस्प्यूटेड एरियाज थी, जिसमें 6 तो अभी रिसेंटली सॉल्व कर दिया गया और धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में बाकी 6 भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। आसाम और अरुणाचल के प्रदेश के बीच में भी शेयर डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। रीजंस क्या है, एक तो है जोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी, एक बहुत बड़ा रीज़न है। और स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हुआ था दैट कॉलोनियल पीरियड में तो आसाम एक बड़ा एंटिटी था ना जी, बाद में ना ये टूट गया तो इसलिए तो मैंने हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, आइडेंटिटी क्राइसिस है। इंडिजिनस पीपल लोग सोच रहे हैं दैट अरे भाई हम लोग मणिपुरी है, अगर हमारा मिक्स हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना, मोर ओवर ये लोग सोचती है ना, सोचो मणिपुर है, ठीक है, तो मणिपुर के लोग तो सोचे, या फिर सोचो मिजोरम है, मिजोरम के लोग सोचेंगे ना दैट हमारा फ्यूचर में पॉपुलेशन बड़ा होगा तो पॉपुलेशन के लिए लैंड भी तो चाहिए, तो कहाँ पे रहेगी, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होते हैं, आई मीन जो चली रही है यार नॉर्थ ईस्ट में, इसीलिए तो 6 शेड्यूल में 4 स्टेट्स दैट इज असम, त्रिपुरा, उसके बाद आपका जाकर मेघालय और मिजोरम, ये चारों शेड्यूल 6 रीजन में है ना, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। आसाम के 3 रीजन्स को ऑटोनॉमी दी गई है, आप मेघालय में देख लो 3 रीजन्स को ऑटोनॉमी दी हुई है, आप त्रिपुरा में 1 है और बाकी मिजोरम में भी 3 है, ठीक है। तो बट वो लोग जो है ना दे ऑल्सो प्रमोट द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, समझ रहे हो। तो ये सब रीजन है। अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट सोचो सेपरेटिस्ट है, ठीक है, सोचो आसाम में सेपरेटिस्ट है तो ये लोग तो बोलेंगे ना दैट नहीं ये लैंड मेरा है। सोचो त्रिपुरा में सेपरेटिस्ट है तो वो लोग तो बोलेंगे ना दैट नहीं ये वाला लैंड मेरा है ना। सोचो अरुणाचल प्रदेश में तो वो लोग बोलेंगे दैट नहीं ये वाला पार्ट ऑफ जो आसाम है वो हम लोग का है। आसाम वाले बोलेंगे नहीं वो वाला पार्ट हमारा है, ठीक है। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं होता रहता है। अब क्या है ना दैट अपने जब लोग हैं तो कहीं ना कहीं मिल बांट के सॉल्व कर लो यार, ये वाला आप रखो ये वाला हम रखते हैं। जैसे हमने बांग्लादेश के साथ किया ना सॉल्व,
कुछ कुछ ऐसे इनक्लेव्स थे ना हमारे जो कि बांग्लादेश के भीतर में पड़ते थे, बांग्लादेश के भी कुछ कुछ ऐसे इनक्लेव्स थे जो कि इंडिया के भीतर में पड़ते थे, तो हम लोगों ने हटा ही दिया, ले भाई आप उधर वाले आप रख लो, इधर वाले हम रख लेते हैं, चलो, है ना, दोनों शांत शांत रहेंगे जिससे कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। समझ लो बात। तो ये सब चीज़ है जो क्या बेसिकली है, एनीवेज आपको समझना चाहिए। लैक ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ स्टिल नॉट, हाँ ऑफ कोर्स यार, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन एज अ होल अगर देख लीजिएगा अभी तक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आना, अब देखो आसाम रिस्पेक्टिवली अगर देखो तो बहुत ज़्यादा आगे भाग गई है, ठीक है, बट बाकी जो है ना वो कहीं ना कहीं अलग थलग सा पड़े हुए हैं। तो अगेन ओवरऑल सबको एक साथ लेकर ही हमें चलना है। एफर्ट्स, क्या क्या एफर्ट्स लगाया जा रहा है, अगेन आप देख ही रहे हैं, आसाम और मेघालय के बीच में बॉर्डर सेटलमेंट कमिटीज़ को कंस्टिट्यूट किया गया है। रिसेंटली रीजनल कमिटीज़ को बेसिकली सेटअप की गई है आसाम मेघालय के बीच में, जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ओवरऑल फेज मैनर में सारे 12 के 12 डिस्प्यूटेड रीजन्स को सॉल्व आउट किया जा सके। अभी थोड़ा फेज में हुआ है 6 बॉर्डर, बाकी जो है और भी फेज मैनर में होगा, ठीक है। 5 एस्पेक्ट वेयर टू बी कंसिडर्ड इन रिजॉल्विंग द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। वो क्या क्या 5 एस्पेक्ट है जिनको कंसिडर किया गया था। एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एथनिसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मूड एंड सेंटिमेंट ऑफ द पीपल कंसर्न्ड और कॉन्टिग्विटी ऑफ द लैंड, ठीक है। ये 5, अगेन ये तो जस्ट पेपर में लिखा हुआ था तो इसलिए सीधा छाप दिया, शायद आपको सारी चीज़ें याद ना हो, एक दो चीज़ तो याद रहेगा ना भाई, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, चलो ये याद रहेगा, एथनिसिटी ये याद रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और कॉन्टिग्विटी ऑफ लैंड ये तो याद रहेगा ना, इतना ही याद रख लेना, दैट इज मोर देन इनफ। कुछ भी लिख कर आ जाओगे ना, ऐसा मत सोचना दैट जो पेपर में लिखी हुई रहती है सारी चीज़ें हम लोग को लिखनी पड़ती है। देखो ये तो मॉडल आंसर है ना, हम लोग मॉडल आंसर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। मॉडल आंसर मतलब हाँ, इस आंसर से आप देखकर सीखो हाउ टू गो अबाउट द आंसर्स, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी आपको यही लिखना है। आप एक काम करो ना, इसका वे फॉरवर्ड पॉइंट मैं तो बार बार बताता हूँ, आप लोग उसमें कोऑर्डिनेट ही नहीं करते हो, राइट। अब मुझे पता भी नहीं दैट आप लोग एक्चुअली में आंसर्स लिखते हो क्या नहीं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट लिख दो दैट हाँ सर आई हैव प्रैक्टिस्ड द आंसर फॉर दिस इन माई नोट कॉपी, दैट इज मोर देन इनफ। एटलीस्ट सेटिस्फाइड तो होगा दैट हाँ चलो ये कुछ काम का दे रहा है, अदरवाइज तो ये क्लासेस डिस्कस करना कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, है ना। So anyways, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye, take care and thank you. और आपकी कोई भी इश्यूज, कोई भी कुछ भी कैसी भी क्वेरीज हो, बेझिझक पूछेगा, ठीक है। We'll surely solve it up for you. Don't worry. I'm here for you. Anyways, मिलते हैं next class में. Bye bye, take care. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.